जय हिंद। आप सभी को जैसे मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग आगे की 25 क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि इस सेट से आप सभी को पिछले वीडियो में 25 क्वेश्चन को बतलाया गया था। अब उससे आगे के 25 क्वेश्चन को और देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा कि पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि डीसी ऑफ लॉग एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। और देखिएगा लॉग एक्स का तो डीसी लाना है, लेकिन बेस यहाँ सी दिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बतला सकते हैं, तो बतलाइए। और इस क्वेश्चन का भी देखिए कि साइन इनवर्स रूट एक्स है प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स है और डीएक्स है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका आंसर क्या होगा। और इसमें देखिए कि वेक्टर सी डॉट डी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो देन ये ऑप्शन चारों ऑप्शन में से क्या होगा, यानी वेक्टर सी डी के समानांतर होगा, या सी जीरो वेक्टर होगा, या सी डी के परपेंडिकुलर होगा, या सी और डी आपस में बराबर होगा। ये आप तीनों क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, अगर यहाँ ई बेस होता, यदि ये सी ना होकर ई बेस होता, यानी लॉगरिथम का बेस ई होता है, तब उसका आंसर 1/x होता है, यानी लॉग एक्स का, या सिर्फ लॉग एक्स पूछे उसका डीसी, या लॉग एक्स बेस ई रहे तो उसका डीसी अगर ऐसे रहता कि लॉग एक्स बेस ई, तो इसका डीसी जो होता है 1/x होता है। लेकिन यहां देखिए कि बेस सी दिया गया है, तो क्या बोलिएगा ये ध्यान रखिए। सबसे पहले इसको दो भाग में आप बांट सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं। देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, ये वाला को लिख सकते हैं कि डीसी ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई डीसी ऑफ लॉग एक्स डिवाइड बाई लॉग सी, और दोनों का बेस आप ई ले सकते हैं। अब देखिए कि इसको गुणा में आप रख सकते हैं, तो 1/log सी निकल जाएगा बेस ई, तो बच जाएगा डीसी किसका, log x डिवाइड बाई dx, यानी ये जब बाहर निकल जाएगा तो डीसी log x का रह जाएगा x के रेस्पेक्ट में। अब देखिए कि log x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये c है, ये ध्यान रखिएगा, तो log x का डीसी आपको, ये तो आपको log c है, और यहाँ log x का डीसी 1/x हो जाएगा, दोनों को गुना कीजिएगा तो 1/x log सी हो जाएगा, साथ में इसका बेस आपको ई है, नहीं भी बेस इसका लॉग का दे सकता है, यहाँ ई है होता है। लेकिन अब देखिए कि ये ऑप्शन आपको करेक्ट होगा, सी नंबर। आप डायरेक्ट भी बतला सकते थे। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखिए, आपको करना क्या है ये समझ लीजिए कि लॉग एक्स अब बेस कुछ भी रहे उससे मतलब नहीं रखना, आपको आंसर क्या बोलना है वो समझ लीजिए। 1/x यानी कुछ भी रहे, यानी आप इसका आंसर बोलिएगा कि 1/x, और लॉग का जितना बेस रहे वो लॉग के साथ गुना में 1/x, x के गुना में क्या रखेंगे, बेस अगर c है तो log c, अगर यहाँ b है तो log b, d है तो log d, a है तो log a, यानी 1/x इंटू log a। अगर a हो तो, अगर e हो तो ई भी होगा तो log ई लिखेंगे। log ई का वैल्यू जानते हैं आप, ध्यान रखिएगा कि log ई का वैल्यू जो होता है आपको 1 होता है, तो log x का भी 1/x इंटू log ई लिखेंगे। लेकिन यहां देखिए कि 1/x हो जाएगा, क्योंकि log ई का वैल्यू आपको क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो जाएगा तो 1/x बचेगा। तो चाहे कोई भी बेस रहे आप इसका इस तरह से आंसर मार सकते हैं, यह ध्यान रखिएगा। अब देखिए कि दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या हो सकता है। ये आप जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, यानी दोनों ये बराबर जब रहे, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जोड़ हमेशा π/2 होता है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ध्यान रखिए कि इतना के लिए π/2 हो जाएगा और साथ में dx, समझे, ये इतना के लिए π/2 हो जाएगा और साथ में dx हो जाएगा, ये dx। अब देखिए कि π/2 आप बाहर जब रखिएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, तो π/2 और साथ में x अब प्लस के किस में है, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए ये 3 नंबर वाले को देख रहे हैं, यानी वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी इक्वल टू 0 वेक्टर, तो देन यानी कब, जब दोनों के दोनों अगर डॉट प्रोडक्ट 0 हो, तो इसका मतलब है कि यहां आपको ये एंगल निकाल सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो दोनों वेक्टर आपको परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा,
तो यहां समझ लीजिए कि जब वेक्टर सी डॉट डी इक्वल टू जीरो वेक्टर दिया गया है, सॉरी यहाँ जीरो रहेगा, जीरो वेक्टर नहीं रहेगा, जीरो रहेगा। हाँ देखिएगा कि सी का मैग्नीट्यूड, डी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा होता है बराबर जीरो। अब देखिए कि सी बराबर जीरो, डी बराबर जीरो और कॉस थीटा भी जीरो हो जाएगा। तो कॉस थीटा यदि जीरो होगा तो कॉस में कितना का वैल्यू जीरो होता है, सॉरी यहाँ कॉस जीरो है ना, हाँ तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। यानी इधर आप इधर देखिए कॉस थीटा रहेगा, एक मिनट देख लीजिए, यहाँ थीटा और यहाँ लिख देंगे कॉस 90 डिग्री। अब दोनों तरफ से कॉस कैंसिल, तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ एंगल नहीं पूछा है, इसका मतलब हुआ कि एंगल जो निकल के आया वो सी और डी वेक्टर के बीच का एंगल है। इसका मतलब 90 डिग्री बनेगा कब, जब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा तब। तो यहाँ देखिए कि आप इसका ऑप्शन नंबर इसका भी सी मार सकते हैं। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मिनट। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं की दिक् को जयाएं A1 B1 C1 और A2 B2 C2 हो तो क्या होगा, यानी दोनों में क्या रिलेशन होगा। यानी कह रहा है कि दो स्ट्रेट लाइन है जिसकी डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, ये एक लाइन का है, दूसरा लाइन का ये डायरेक्शन कोसाइन है, तो इसका रिलेशन क्या होगा दोनों लाइन का। तो ध्यान रखिए कि जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर दिया रहे, यानी दो लाइन जब परपेंडिकुलर हो, इस तरह से कोई दो लाइन हो, तो इस लाइन और इस लाइन के डायरेक्शन रेशियो का गुणनफल हमेशा जीरो होता है। यानी ये ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी A1 पहला का गुना प्लस दूसरा के गुना तीसरा के गुना का योग जो होगा वो आपको जीरो होगा। यहां देखिए कि क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 में सरल रेखा x - 2 डिवाइड बाई 5 है और इक्वल में y + 3 डिवाइड बाई 7 है, इक्वल में z - 5 डिवाइड बाई -7 है कि दिक् अनुपात है। यानी दिक् अनुपात का अर्थ हुआ डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होगा वो बतला सकते। यहां ध्यान दीजिए कि डायरेक्शन रेशियो हम लोग किसको कहते हैं। तो ये जो नीचे जो लिखा रहता है, ये नीचे जो रहेगा किसी भी कार्टेशियन फॉर्म में, अगर कोई लाइन का इक्वेशन है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है लाइन का इक्वेशन, तो ये जो आपको नीचे पाया जाएगा वही आपको दिक् अनुपात या डायरेक्शन रेशियो कहा जाता है। और पासिंग पॉइंट अगर पूछे, यानी किस बिंदु से ये पास कर रहा है लाइन, तो ये बोलिएगा, देखिए -2 है ना, तो 2 लिखिएगा। अगर ये +3 है तो ये -3 लिखिएगा, और ये 5 है तो ये -5 है तो 5 लिखिएगा। ये आपका पॉइंट जो होता है पासिंग पॉइंट बोला जाता है, यानी जहां से बिंदु पास कर रहा है। लेकिन डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, तो ध्यान रखिए कि 5, 7 और -7 हो जाएगा, यानी 5, 7 और -7। आप कहिए कि ये कोई ऑप्शन में है क्या, तो आप देखिए -5 यहां दिया है, 7 और -7 ये हो ही नहीं सकता। आप देखिए कि ये 2, 3, 5 2 ये भी नहीं हो सकता, 2 - 3 5 ये पासिंग पॉइंट दिया है, तो क्या हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। कैसे, अब देखिए इसी लाइन को यदि रेशियो है तो अगर माइनस से यदि गुना कर दे इसमें, तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी कौन होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए कि ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा, तो देखिए कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट सी, यानी दो वेक्टर का सम को तीसरे वेक्टर के डॉट के साथ तो लिखा गया है, तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो गुना यदि कर सकता था, यानी ए में सी से गुना करेंगे तो ए सी, और फिर बी में सी से करेंगे तो बी सी, यानी ए डॉट सी और ए डॉट बी कहीं है क्या, नहीं है। यहां अगर दिया गया तो ए डॉट बी है, यहां सी होना चाहिए था, अगर सी होता तो आपको आंसर ये मार सकते थे, लेकिन वो नहीं होगा। तब किस पे सेट किया गया है, तो ध्यान रखिए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये चीज वेक्टर ए डॉट बी को हम लोग बी डॉट ए लिख सकते हैं, ये वेक्टर बी डॉट ए को ए डॉट बी लिख सकते हैं। कितना बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है, तो यहां इसको टोटल को ए समझिए और इसको बी समझिए, तो क्या है डॉट प्रोडक्ट में बदल सकते हैं ना, वेक्टर सी को पहले लिख देंगे और इसको बाद में, यानी वेक्टर सी डॉट
ए प्लस बी हो जाएगा, वेक्टर सी डॉट ए प्लस बी। ये नहीं हो सकता, ये क्यों नहीं, क्योंकि बीच में माइनस दे दिया है। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 और 7, यानी दोनों क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सरल रेखा x बाई 5 y बाई 7 और z बाई 4 निम्नलिखित में किस तल पर लंब है, यानी किस तल पर लंब है, ये चारों ऑप्शन में से एक कोई सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है कि रेखा जो ये स्ट्रेट लाइन का एक समीकरण दिया गया, कार्टेशियन इक्वेशन है, यानी x प्लस 9 डिवाइड बाई 4 y माइनस 2 डिवाइड बाई 3 z प्लस 2 डिवाइड बाई 2 के समांतर रेखा का समीकरण होगा, यानी इसी के समांतर लाइन का समीकरण क्या होगा। तो देखिए दोनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्शन रेशियो जो है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो जो होगा, डायरेक्शन रेशियो वो आपको 5, 7 और 4 दिए है, 4 है। अब ये डायरेक्शन रेशियो देखिए कि x के नीचे यानी 5 है, तो x का डायरेक्शन x के नीचे यानी 5 है, y के नीचे 7 है और z के नीचे 4 है। तो इस समीकरण में देखिए कि x के साथ 5, y के साथ 7 और z के साथ 4 किस में है, अगर ये कर्म से रहा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कि इसमें 5, 7 नहीं है, गड़बड़ सरबर है, 7 को बाद में रखा है, 4 को पहले, ये नहीं होगा। इसमें देखिए कि 5, 7 और 4 कर्म से तो है, लेकिन यहां क्या किया है कि माइनस में है, तो ये भी इक्वेशन नहीं होगा, माइनस में नहीं होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए वो इक्वेशन। आप देखिए क्योंकि ये डायरेक्शन है पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव होना चाहिए। आप देखिए ये भी नहीं होगा क्योंकि ये 7, ये बीच वाला पहले x के साथ रखा है, लेकिन x के नीचे y के नीचे क्या है 7, लेकिन यहां देखिए कि x के साथ रख दिया गया, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए कि x के साथ 5 होना चाहिए, ठीक है, y के साथ 7 सही है, z के साथ 4 होना चाहिए, सही है। अब बराबर में 15 रहे, 20 रहे, 25 रहे, कुछ भी रहे, उससे क्या मतलब है, ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए 8 नंबर जो है रेखा, ये एक रेखा दिया गया है, इस रेखा का इक्वेशन है, कार्टेशियन इक्वेशन है, तो इसके समांतर लाइन का समीकरण क्या होगा। तो सबसे देखिए पहले डायरेक्शन रेशियो को देखिए, तो डायरेक्शन रेशियो 4, 3 और 2 है, डायरेक्शन रेशियो 4, 3, 2 है। अब देखिए कि जिसके नीचे 4, 3, 2 हो, जिस लाइन के इक्वेशन, मतलब ये सब चारों इक्वेशन दिया गया, जिसके नीचे 4, 3, 2 कर्म से हो वह आपका इक्वेशन हो जाएगा, या फिर इसी रेशियो का दुगुना, तिगुना, चरगुना आपको लिखा सेट में रहेगा। जैसे यहां आपको देखिए कि दिया गया 4, 3, 2, अब इसी को 2 से गुना कर लीजिए, तो 2 से गुना कीजिएगा तो 2 दूनी की 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 और ये 2 दूनी की 4। अगर 3 से गुना इसको अगर किया जाए तो 4 3 12 और फिर 3 3 की 9 और 3 दूनी 6। तो डायरेक्शन रेशियो का, इसी लाइन के डायरेक्शन रेशियो के दुगुना, 3 गुना, 4 गुना या कितना हो गुना कर लेगा और करके किसी लाइन के नीचे रख देगा, वही आपका इक्वेशन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा समांतर लाइन की इक्वेशन के लिए। तो यहाँ देखिएगा यानी समांतर यानी पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो यहाँ देखिए कि ये 3, 7, 4 ये अनाप शनाप लिख दिया, ये नहीं होगा। ये देखिए कि 8, 6, 4, अब देखिए कि 8, 6, 4 ये दुगना करने पर इस लाइन का 4 के दुगना 8, 3 के दुगना 6, 2 का दुगना 4, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या ये हो सकता है, ये 4 को 3 गुना कीजिए, 4 3 12, 3 3 की 9, ये भी हो रहा है, लेकिन यहाँ देखिए कि इसको 3 गुना कीजिएगा तो 3 दूनी 6 होना चाहिए, तो लेकिन 4 है, तो ये ऑप्शन 1 से कट जा रहा है, ये तो होने ही वाला नहीं है, यानी डी हो भी नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। अब चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ 11 नंबर क्वेश्चन जो है आपको दिया गया है कि कट इनवर्स -1 इक्वल टू क्या होगा। 11 नंबर का बतलाना है, -5/4, बी 5/4, सी 3π/4 और डी 0। यहां देखिए कि क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या होगा, यानी आपको यहां दिया गया है सेक इनवर्स -√2, इसका आंसर क्या होगा, π/4 -5/4
सी 3π/4 और डी नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको 13 जो दिया गया है वो आपको अवकलन समीकरण का है, यानी अवकलन समीकरण d² का होल पावर आपको यहाँ देखिए कि 5 दिया गया है और प्लस dy/dx का होल पावर 7 दिया गया है और प्लस y के पावर 3 है इक्वल टू 0 का घात पूछ रहा है, यानी घात है, यानी घात का मतलब क्या होता है? तो घात का मतलब होता है यानी पावर क्या होगा इसका ऑप्शन में देखिए। ऑप्शन में आपको 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डी या नॉन ऑफ दीज होगा। यानी ये क्वेश्चन को आंसर दीजिए क्या होगा। तो देखिए ये इसका आप आंसर बोल सकते हैं, यदि कट इनवर्स 1 होता तो π/4 मारते, लेकिन -1 है, तब इसके लिए फॉर्मूला होता है कि पाई माइनस कट इनवर्स 1 हो जाएगा, यानी ये फॉर्मूला आता है, ये पाई माइनस कट इनवर्स 1 का वैल्यू π/4 होता है। अब π/4 यानी पाई में से π/4 घटेगा तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 पाई में से पाई घटेगा यानी 3π/4 हो जाएगा। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से। अब देखिए कि सेक इनवर्स -√2 है। सेक का भी क्या होता है कि माइनस जब बाहर निकलता है तो पाई माइनस सेक इनवर्स √2 लिखेंगे। अब ये पाई सेक इनवर्स √2, सेक में कितना का वैल्यू √2 होता है? तो आप जानते हैं कि सेक में π/4 का वैल्यू √2 होता है। तो देखिए 4 यहाँ जाएगा, 4 पाई में से पाई घट जाएगा, यहाँ भी आपको कितना आ जाएगा 3π/4, तो इसका भी आंसर 3π/4 होगा। चलिए इसका देखिए कि अवकलन समीकरण यानी d²y/dx² के होल पावर 5 है और यहाँ देखिए dy/dx के होल पावर 7 है प्लस y³ बराबर 0 का घात क्या होगा। अगर कोटि पूछता तो ऑर्डर होता है, कोटि का अर्थ होता है ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो ऑर्डर पूछता तो 2 मारते हैं, ऑर्डर इसको पावर को मतलब d² मतलब 2 बार डिफरेंशिएट इस इक्वेशन को किया गया, तो ऑर्डर 2 होता। लेकिन आपसे घात पूछ दे, घात यानी पावर, तो देखिए पावर जो होता है सबसे ज्यादा बार जो डिफरेंशिएट किया गया हो टर्म उसका होल पावर वाला देखिएगा, तो होल पावर कितना है 5, तो 5 हो जाएगा इसका घात। तो चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे कुछ क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, यानी क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अवकलन समीकरण dq/dx³ प्लस d²y/dx² के होल पावर 4 है और dy/dx के होल पावर 5 है प्लस y=x की कोटि पूछ रहा है। कोटि का अर्थ होता है ऑर्डर, यानी इसका इंग्लिश होता है ऑर्डर, ORDER, ऑर्डर। ऑर्डर पूछ रहा है, यानी ये आपको अवकलन समीकरण है और इसका ऑर्डर पूछ रहा है। तो ऑर्डर का मतलब होता है कि कितना बार डिफरेंशिएट किया गया है ये बतलाना है। तो देखिए कि सबसे अधिक बार ये 1 बार किया गया है, यहाँ 2 बार है और 3 बार है, तो सबसे अधिक बार 3 बार डिफरेंशिएट किया गया है। इसका मतलब है कि इसका कोटि जो है यानी ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर इसका घात पूछता, जो अभी पिछला क्वेश्चन जो था आपको इससे 13 नंबर क्वेश्चन, उसमें घात पूछा था, तो घात का मतलब सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट जो किया गया है उसका होल पावर। तो देखिए सबसे ज्यादा बार 3 किया गया और इसको होल पावर 1 है, तो 1 मारते। अब देखिए इसमें 1 नहीं है, वैसा पूछता तो एक ऑप्शन सेट होता। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है कह रहे कि इफ यानी यदि y बराबर 22x² तो d²y/dx² क्या, dx² क्या होगा, यानी 2 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए यहां आप y बराबर, यहाँ y बराबर 22x² है, तो यहां देखिए कि dy/dx करिएगा तो 22×2 = 44 x हो जाएगा और उसके बाद एक बार और डिफरेंशिएट कीजिएगा d²y/dx², तो यहां देखिए 44 गुना में x का रिसीवर यानी 44 इसका आंसर होगा। 2 बार डिफरेंशिएट करना था, इसका आंसर 44। ऑप्शन नंबर ए सेट है।
अब देखिए कि 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि डीसी ऑफ लॉग एक्स के पावर्स मेंटेन दिया गया है और यहाँ लॉग का बेस कुछ नहीं, तो ई आप समझ सकते हैं। आप देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपको देना है तो ये 17 को पहले गुना में लिख दीजिए। तो जैसे ये 17 गुना में लिखिएगा यानी इस तरह से हो जाएगा, यानी 17 गुना में आ जाएगा और लॉग एक्स बेस ई रहेगा। तो ये 17 को आप बाहर निकाल लीजिएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो 17 इंटू डीसी ऑफ, यहाँ देखिएगा कि log x हो जाएगा और log x का डीसी कितना, ये 17 गुना में, और log x का डीसी 1/x हो जाएगा, यानी 17/x आपका आंसर होगा। कहाँ है 17/x, यानी ऑप्शन नंबर वी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे कुछ क्वेश्चन और देख रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपको cos इनवर्स 4/5 दिया गया है और ऑप्शन दिया सेट किया गया है कि tan इनवर्स 1/4, बी में है tan इनवर्स 3/4 और सी में है tan इनवर्स 4/3 और डी है, ऑप्शन नंबर डी है tan इनवर्स 7/3। चलिए इसका आंसर क्या होगा ये बतला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 भी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपको 3, 1, -1, 2 का होल स्क्वायर दिया गया है। इसका आंसर क्या होगा ये देखिए कि लिखा हुआ है 8, 5, 1, 2। सेकेंड वाला है यानी 8, -5, 3, 4 और ऑप्शन नंबर सी जो है आपको 5, 8, 3, 4 और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 8, 5, -5, 3 इस तरह से दिया गया है। अब देखिए कि 18 नंबर का क्या आंसर होगा और 19 नंबर का क्या आंसर होगा। 19 नंबर भी क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन को लिख दे रहे हैं, यानी डीसी ऑफ tan इनवर्स 1/x प्लस कट इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए है 0, ऑप्शन नंबर बी है π/2, ऑप्शन नंबर सी है π/4 और ऑप्शन नंबर डी है कि नॉन ऑफ दीज, यानी नॉन ऑफ दी, यानी ऑप्शन ये देखिए तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कभी भी कि कॉस इनवर्स के साथ जो भी रेशियो आपको दिया रहेगा, डोमेन जो भी होगा, एक त्रिभुज बना लीजिएगा और यहाँ समझ लीजिएगा कि कॉस थीटा के लिए अगर कॉस के लिए क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार इसको 4 को मान लीजिएगा, 5 ये और इसको 3 और यहाँ वाले को आप एंगल समझ लीजिएगा। अब देखिएगा कि जिसका वैल्यू पूछ रहा है, आप सभी में 10 लगा हुआ है, तो 10 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 10 इनवर्स के साथ क्या होगा, 10 थीटा का वैल्यू क्या होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार 3/4, 3/4 जिसके साथ होगा वही आपका आंसर होगा। तो 3/4 आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ है, ये आप ऑप्शन मार सकते हैं। अब देखिए कि इसका क्या होगा, तो इसका 2 बार आप गुना कर सकते हैं, यानी 3, 1, -1 और 2। एक बार और लिखिए, इसको होल स्क्वायर है तो 2 बार, अगर 3 रहता है या पावर 3 रहता तो 3 बार उसको गुना करना पड़ता, यानी 3, 1, -1, 2। अब यहाँ देखिए कि गुना करने का तरीका है कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो बने उसका रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कलम के साथ, तो 3 को 3 के साथ गुना कीजिएगा 9 हो जाएगा। फिर इसमें आगे बढ़ेंगे 1 को, इसमें आगे बढ़ेंगे -1, तो ये 1 को -1 के साथ तो -1। यहाँ देखिए कि -1 से 3 में गुना तो -3 और ये 2 से -1 में तो -2। उसके बाद ये सेकंड कलम में कीजिए, 3 से 1 में तो 3 हो जाएगा, 1 में 2 से तो 2 हो जाएगा। उसके बाद -1 से 1 में तो -1 और 2 से 2 में कीजिएगा तब +4 हो जाएगा। अब देखिए कि बना क्या, तो ये आपको घट जाएगा तो कितना बन जाएगा, यहाँ देखिए तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 5 और ये -3, -2, -5 और 4 में से घटा 3, यानी ये ऑप्शन कहाँ है, चारों ऑप्शन में जहाँ होगा वही आंसर। तो देखिए कि ऑप्शन नंबर डी आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका देखिए कि 19 नंबर क्वेश्चन में कह रहे कि डीसी ऑफ
टेन इनवर्स 1/x प्लस कॉट इनवर्स 1/x इक्वल टू क्या होगा। तो आप जानते होंगे कि कभी भी टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x रहे, यानी टेन और कट का डोमेन दोनों का बराबर हो और दोनों का जोड़ हमेशा π/2। तो इतना के लिए हो जाएगा π/2, इतना के लिए क्या हो जाएगा π/2, और ये π/2 का DC जो होगा आपको 0 होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में है, आपको इसी चीज को लिख दे रहे हैं, एक बार मिटा देने दीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया गया है टेन इनवर्स x प्लस कट इनवर्स x बराबर क्या होगा 0, π/2, π/4 d या पाई। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, क्वेश्चन नंबर 21 में आपको ये दिया गया है, एक मिनट, यानी वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j माइनस 3 वेक्टर k की दिशा में एक के इकाई सदिश है, यानी इकाई सदिश का मतलब हुआ यूनिट वेक्टर्स, यानी वेक्टर ए के दिशा में भी इस वेक्टर के दिशा में यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है। तो होगा वेक्टर i प्लस 2 वेक्टर j प्लस 3 वेक्टर k और डिवाइड बाई √7। ऑप्शन नंबर बी में होगा वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k √7, और ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ लिख दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k डिवाइड बाई √14, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपको यहाँ वेक्टर i प्लस 2j माइनस 3k डिवाइड बाई √28। अब बतलाइए कि इसका आंसर क्या होगा। एक और क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 22। तो 22 जो है इसका आंसर लिख दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, यानी यहाँ आपको दिया गया है, एक मिनट, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर अब प्लस यहाँ आपका 4 दिया गया है, इक्वल में क्या होगा। तो यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर ए टेन इनवर्स x/2, ऑप्शन नंबर बी यहाँ साथ में k लिख दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी है टेन इनवर्स 2/x अब प्लस k, और ऑप्शन नंबर सी में है 1/2 टेन इनवर्स 2/x प्लस k, और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/2 टेन इनवर्स x/2 प्लस k। यानी ये तीनों क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये बतलाइए। तो देखिएगा 20 नंबर का आंसर ये टेन इनवर्स x प्लस कट इनवर्स x है, हमेशा π/2 होता है। अगर डीसी यहाँ लगा रहे, ध्यान रखिएगा कि डीसी लगा रहे तो आंसर 0 होगा, क्योंकि इससे अभी 19 नंबर क्वेश्चन को आपको बतलाया गया है कि डीसी उसमें लगा था तो 0 हुआ था। अब देखिए कि इकाई सदिश जब भी ज्ञात करना है तो ये वेक्टर देख लीजिए कि जो वेक्टर है वही वेक्टर आपको रहेगा, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड से भाग रहेगा। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, रूट अंडर ये इसके साथ वेक्टर आई के साथ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर ये 2 का स्क्वायर कर लेंगे तो 4 हो जाएगा, और -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा।
तो 9 1 10 4 14 रूट ओवर 14, यानी रूट 14 से ये डिवाइड रहेगा। ऊपर ये वेक्टर रहेगा रूट 14 से भाग, तक इसमें है तो इसमें है। तो चलिए ऑप्शन ये हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए कि 22 नंबर का क्या होगा। तो ये देखिए कि ये फॉर्मूला पे है, यानी ये फॉर्मूला पे आपको रखा गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। बहुत बार क्वेश्चन ये सब आया हुआ है। अब देखिएगा कि 1/a हो जाएगा, यानी a का काम 2 कर रहा है, और 10 इनवर्स x डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। साथ में आप k मार सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। यानी देख लीजिए कोई में सेट नहीं है, इसमें x/2 है लेकिन हाफ नहीं है। तो हो सकता है कि ऑप्शन में 2 यहाँ गुना में 2 सेट कर दे, तो आप ध्यान रखिएगा कि 1/2 होता है। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कुछ और क्वेश्चन को देख रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, ये 3 क्वेश्चन को देखिए। यहाँ देखिए कि 6i वेक्टर डॉट 4j वेक्टर के साथ गुना करना है, डॉट प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा कि कभी भी वेक्टर i डॉट j यदि रहे तो उसका वैल्यू 0 हो जाता है, या j और k रहे तो 0 हो जाता है, या फिर k और i रहे फिर भी आपको 0 हो जाता है। यानी अदर मतलब दो वेक्टर के बीच का डॉट प्रोडक्ट जो होता है 0 होता है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों के बीच में 90 डिग्री या कॉस 90 डिग्री का वैल्यू आपको 0 आता है। तो देखिएगा कि यहाँ देखिए कि 6 4 की 24 तो होगा, लेकिन ये तो गुना में वेक्टर i डॉट j रह जाएगा, तो इसका वैल्यू हो गया 0, 0 इंटू कुछ भी, यानी इसका आंसर 0 होगा। इसी तरह यहाँ देखिए कि k वाले को जब k से 7 5 35 होगा, i और k गुना होगा तो 0, फिर ये j के साथ गुना कीजिएगा 0, इसका भी आंसर 0 होगा। और यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स कुछ भी रहे x प्लस कॉस इनवर्स x, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो इतना के लिए π/2 हो जाएगा, यानी कॉस π/2, और cos π/2 यानी cos 90 का वैल्यू 0 होता है। ऑप्शन आपका ए होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इससे पहले वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन है, आप सबको रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कीजिए, और इस क्वेश्चन का भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में भी आपको 25 क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।